आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इस खास पेशकश में चर्चा होगी मिशन 2024 को लेकर। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर ली है। इसी कड़ी में हिंदुत्व के एजेंडे को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए पैतरे आजमा रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में गैर जाटव और गैर यादव ओबीसी वोटर को एक अम्ब्रेला में लाकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था और जिसका नतीजा सबके सामने है। भाजपा अकेले अपने दम पर सत्ता में आई थी और वहीं इस बार पुराने फार्मूला के साथ ही मुस्लिम आबादी को भी अपने पाले में करने के लिए बीजेपी खूब जतन कर रही है और इसी योजना के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। पार्टी के सूत्रों की माने तो दिसंबर महीने में इसकी शुरुआत होगी जो लोकसभा चुनाव तक चलेगी और इस मुद्दे पर करेंगे आज की चर्चा एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले आपको नेताओं का बयान सुनवाते हैं और ग्राउंड जीरो से अपने सहयोगी की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। विश्वास और सबका प्रयास, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर के सभी जाति वर्ग संप्रदाय समुदाय और धर्म के लोगों के बीच में जाती है ताकि पार्टी के जनाधार का विस्तार हो सके और पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर के एक व्यापक जन समर्थन, एक व्यापक विश्वास भरोसा जनता जनार्दन का जीत सके। इसी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित वर्ग मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ये सभी युवा मोर्चा, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को लेकर के कार्यक्रम का नियोजन करते हैं और पार्टी के नेतृत्व के दिशा निर्देशन में उन कार्यक्रमों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अपने उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं ताकि जनता जनार्दन के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी सीधा संवाद हो। बीजेपी के द्वारा जो देश भर में नफरत की राजनीति की गई, धार्मिक रूप से हिंदू मुसलमान को बांटा गया और आज बीजेपी मुसलमान के वोटों की बात कर रही है, प्रधानमंत्री वोट मांगने की बात कर रहे हैं और मुस्लिम समाज में कभी पसमंदा समाज को, कभी सूफी समाज को, पता नहीं किन किन समाजों के पास बीजेपी कटोरा लेके भीख मांगने जा रही है वोट की। इस शब्द का प्रयोग मैंने जानबूझ के किया। अगर संवैधानिक रूप से आपको सभी का वोट लेने का अधिकार है तो ये अपने नफरत फैलाने वाले आपकी पार्टी के उन नेताओं को मैं नेता भी नहीं कह सकता, नफरती आफतें जो पाल रखी अपनी पार्टी में, कम से कम उनके बारे में तो सोचते। और ये तो वही प्रधानमंत्री हैं जो कपड़े देख के पहचान लेते हैं। ये बीजेपी सबसे दुय्यम दर्जे की राजनीति भारत की सभी राजनीतिक दलों में करता हुआ राजनीतिक दल है और इसका एक जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इसने अपने देश के नागरिकों को बहुत ही निचले दर्जे की सोच का व्यक्ति बना दिया। 9 साल लगातार समाज में जहर बोने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों की याद आ रही है। सवाल ये है कि जो मॉब लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं, दिन रात जहर उगलते हैं, संविधान समाप्त करने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर प्रधानमंत्री जी कभी कार्रवाई तो नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता देश की संसद के अंदर एक जनप्रतिनिधि चुने हुए सांसद को इस तरीके की भद्दी भद्दी बात करता है, रमेश बिधूड़ी, उसे तो मध्य प्रदेश चुनाव में प्रभारी बनाकर प्रोत्साहन दिया जाता, पुरस्कार दिया जाता। देश अब इनका सच जान चुका है। ये सिर्फ देश के लोगों को वोट बैंक समझते हैं। जनता 2024 में बदलाव करने जा रही है। अल्पसंख्यक वोट बैंक में भी सेंध मारने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक स्नेह संवाद की शुरुआत करने जा रही है। इससे पहले पासमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय को साथ जोड़ने के लिए कई सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन इस अल्पसंख्यक से संवाद से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ते हुए नजर आएंगे। न सिर्फ पार्टी के आला चेहरे बल्कि इस कार्यक्रम में पूरे देश से मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं को इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
न सिर्फ भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा बल्कि एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जिस अल्पसंख्यक समाज के मन में या धारणा को लेकर जो वोट बैंक हमेशा से भारतीय जनता पार्टी से इतर होता नजर आया है उसे भी साथ लिया जाएगा और उनके लिए शुरू की गई योजनाएं, उनके लिए किए गए काम, उनके लिए आगे क्या कुछ किया जाएगा उसको लेकर इस संवाद कार्यक्रम में न सिर्फ बातचीत करते हुए खुद प्रधानमंत्री नजर आएंगे बल्कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से क्या क्या किया गया और फिर भाजपा ने क्या कुछ किया इसके बारे में भी बातचीत होगी। न सिर्फ इस कार्यक्रम से अल्पसंख्यक समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाएगी बल्कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि पूरे देश में सर्व समाज की बात करने वाली और उनके लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। देखना होगा इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना होता है और जहां अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग वोट बैंक को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यकों के लिए किया गया प्रयास कितना कामयाब होता है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो बीजेपी अब अल्पसंख्यकों को भी साधने की कोशिश कर रही है, अल्पसंख्यक संवाद करना चाहती है, स्नेह संवाद अब बीजेपी करेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय कराते हैं फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमाकांत मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं और फराग किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्वागत है बहुत बहुत। अमील उल्लाह खान प्रवक्ता कांग्रेस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बहुत बहुत आपका भी स्वागत होगा। और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमाकांत मिश्रा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को साधने के लिए बीजेपी ये जो स्नेह संवाद करना चाह रही है, क्या है स्नेह संवाद, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो कि जैसे आपने इस कार्यक्रम में कहा जो कि हम इसकी शुरुआत 2023 में कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं जो कि 2014 में भी जब हमने आपको कमिटमेंट जो हम लोगों ने देखा किस तरह से विपक्षी दल कहते थे ये नारा है सबका साथ सबका विकास, जब हमने कहा था तो निश्चित तौर पर इसमें सारे समुदाय आ रहे थे, इसमें सारे धर्म के, सारे जातियों के सब इसमें जो है सो समावेश कर 2014 से ही हम इस तरह का हमने प्रयास किया है और निश्चित तौर पर हमने उन समाजों के लिए भी काम किया है जिसके लिए हमारे विपक्षी दल जो है नैरेटिव स्विच करने की कोशिश कर रहे थे जो कि भाजपा केवल हिंदुओं की पार्टी है। आप एक चीज बताइए, आप तो हिंदू होकर के भी हमने देखा किस तरह से आप हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं और उस पर सब कोई चुप्पी साध लेते हैं। हमने तो उन धर्मों को भी उतना ही सम्मान दिया है जितना हम अपने धर्मों को देते आए। तो आज हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसके लिए अगर हम संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो पता नहीं विपक्षियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अरे भाई, आप एक चीज बताइए, 140 करोड़ ये जनता का ये देश है और निश्चित तौर पर इसमें सभी धर्म के, सभी जाति के, हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनसे अगर संवाद किया जाए तो इसमें मुझे लगता है कोई नया चीज नहीं है। भाजपा ने अपनी रीति और नीति हमेशा से ये स्पष्ट करके रखी है जो कि अगर हम साथ लेकर के चलेंगे निश्चित तौर पर सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, सर्व समाज की बात करेंगे। तो ये जो बातें हो रही है, हमें लगता है जो विपक्षी दल जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कोई सफल नहीं होंगे क्योंकि 2024 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जनता का आशीर्वाद। एक चीज बताइए, मैं एक चीज मात्र पूछना चाहता हूं, छोटा सा प्रश्न है, मैं कह रहा हूं 2014 से अगर हम सत्ता में हैं और 2019 में, तो क्या कहने का मतलब हम यही कहेंगे केवल एक ही धर्म के लोगों ने हमें वोट किया या एक ही धर्म के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया? मैं तो ये कहता हूं जो कि हमें सब धर्मों ने आशीर्वाद दिया, सब धर्म के लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो निश्चित तौर पर ये निश्चित हमें दिखाता है जो कि जब हम प्रयास कर रहे हैं तो हम सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी दल नैरेटिव सेट करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उतना ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, इससे ज्यादा ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप आने वाले चुनाव में आप देख सकते हैं। शायद इसको अच्छी तरीके से फराज किदवई जी बता सकते हैं। फराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए बीजेपी स्नेह संवाद करने जा रही है और कुछ विपक्ष के लोगों को ऐतराज है वो, या उस पर हो सकता है कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी भी आ रही है। और अभी आप सुन रहे थे मिश्रा जी कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा पहले ले जाना चाहूंगा, जिसमें आरएसएस के जो डिप्टी चीफ हैं दत्तात्रेय होसबोले जी, उन्होंने एक वेबिनार में एक बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर का जो चेहरा है वो अब इलेक्शन जिताने के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है उसको जमीन पर उतरना पड़ेगा। 2024 का इलेक्शन उनके हिसाब से बहुत ज्यादा इजी चीज नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप देखिए कि उसके बाद में फिर इन आरएसएस ने जो इनको एडवाइस की, तो ये इनकी पूरी अभी घोसी में जो इलेक्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी के दो दो उप मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री और तमाम एमएलए जो हैं उन्होंने घोसी में ग्राउंड पर उतर करके अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की, मगर 40,000 से ऊपर वोटों से वो हारे। देखिए, आज की तारीख में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे भाई सही बोल रहे थे, मैं तो इनकी बात मान रहा हूं जो रमाकांत मिश्रा जी की, कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में और 2019 में जनता ने वोट दिया और लगभग सारे सेगमेंट ने वोट दिया, लेकिन उसके बदले में जनता को इन्होंने धोखा दिया। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि ये कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने बोला था कि भारत में 2 ही कास्ट हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। अब इनको मुसलमान भी याद आने लगे। तो हिंदू मुस्लिम तो चलिए हम लोग बाद में कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। अगर उसमें हम लोग चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो क्या क्या उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए कहा, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। इनके जो एक मिनिस्टर, इनके जो कर्नाटका के बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे नलिन कुमार कटील, उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर सी अश्वनाथ नारायण ने क्या कहा, प्रवेश वर्मा जी ने क्या कहा, हरिवंश ठाकुर जी ने क्या कहा। हरिवंश ठाकुर ने तो इतना बोल दिया था इनके जो बीजेपी के एमएलए हैं कि मुसलमानों के जो हैं वो वोटिंग राइट्स ले लेने चाहिए और उनको 2 दर्जे का नागरिक बना देना चाहिए। जी। रमेश बिधूड़ी के ऊपर इनके क्या प्रतिक्रिया है हमारे मिश्रा जी की, इनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने जो कहा उसके बाद में उनका प्रमोशन हो गया। लेकिन आप देखिए कि अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो आज की तारीख में देश में जो है वो कुछ सेगमेंट्स हैं। अगर हम बात करें, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं और यूथ है। आज की तारीख में आप देखिए कि जो किसान है, अगर हम अपनी टोटल लेबर फोर्स देखें तो उसमें करीब 45% जो एम्प्लॉयड हैं वो एग्रीकल्चर में है, और हमारे जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन हमारे किसान जब दिल्ली में धरने प्रदर्शन पर बैठे थे तो उनको क्या क्या करने कहा गया, उनको आंदोलनजीवी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको उग्रवादी कहा गया, और 200-250 किसान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोगों ने किसानों की एक भी ना सुनी, और आखिर में अब लिमिट देखिए ये हो गई कि इनके सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके 6-7 किसानों को शहीद कर दिया, लेकिन बुलडोजर उनके घर पे कभी नहीं पहुंचा। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, सौरभ जी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि जमीन खिसक रही है। आप देखिएगा 2024 में इनको क्यों मुस्लिम प्रेम याद आया है। इनको कोई मुसलमानों से मोहब्बत थोड़ी ना है कि जिसकी वजह से इनको ये है कि किसी न किसी तरह से कुछ 5-7%, 8% एक्स्ट्रा वोट मुस्लिम समुदाय से लेकर के उनको बहला फुसला लें, ताकि कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर इनका आ जाए। लेकिन आज की तारीख में, अब हमारे भाई बात कर रहे थे सबका साथ सबका विकास की, तो सबका साथ तो इन्होंने ले लिया, लेकिन विकास किनका हुआ? खाली बड़े बड़े पूंजीपतियों का हुआ। कैसे हुआ? मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बोलती है कि आज देश के जो 22% रिसोर्स, जो 22% इनकम है, उस पर 1% लोगों का कब्जा है। तो आज भारत में जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जिस तरह से आप देखिए कि 74% लोग जो हैं आज की तारीख में भारत में न्यूट्रिशियस फूड उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये तो सारे गवर्नमेंट डेटा है, गवर्नमेंट के सारे सर्वेज हैं। उसके अलावा आप देखिए कि भारत की, सौरभ जी, जो हम लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, बेसिकली ये आदत हो चुकी है कि देश को हिंदू मुसलमान और सब चीजों में उलझाए रखें। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 28.4 ईयर्स है। आज की तारीख में हमारा देश जो है वो युवा है, लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले, चलिए ठीक है दिलीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अभी आपने सुना जिस तरीके से बीजेपी अल्पसंख्यकों से प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्ष कहीं न कहीं हमलावर है, तो एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपसे चाह रहा हूं। दिलीप जी, आप सुन पा रहे हैं? दिलीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दिलीप जी, आप सुन पा रहे हैं?
चलिए हाँ, मुझे आवाज अभी कि मेरा सवाल ये कि अभी आप सुन रहे थे कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने क्या कहा और रमाकांत जी ने क्या कहा, फिर मैं चाहता हूं कि आप एक विश्लेषण करें कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार अब अल्पसंख्यकों की तरफ झुकाव होता जा रहा है, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो या फिर अब स्नेह संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जो जोड़ना चाहती है बीजेपी। दिलीप जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है, अभी मुझे आ रही है आपकी आवाज। मेरा सवाल ये कि बीजेपी जो अल्पसंख्यकों के लिए उस बीजेपी का स्नेह बढ़ता जा रहा है, स्नेह संवाद अब करने जा रही है, उसका एक विश्लेषण छोटा सा मैं आपसे चाहता हूं। अगर आपका आवाज पहुंच रही तो कीजिए, नहीं तो मैं दूसरे गेस्ट के पास जाता हूं। मुझे आवाज आपकी आ रही है, बीच बीच में करके आ रही है, और मैं भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता की बात भी पूरी तरीके से नहीं सुन पाया, लेकिन मैं टॉपिक समझ गया हूँ और आपका सवाल भी काफी हद तक समझ गया हूँ। आपका सवाल यह है कि जो भाजपा का मुस्लिम प्रेम जाग रहा है वो क्यों है, किस लिए है, उसका कारण क्या है? ये कारण सिर्फ राजनीतिक है या वाकई में सामाजिक? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का जो मुसलमान प्रेम जाग रहा है ये सामाजिक कम है, राजनीतिक ज्यादा है। और तो दूरदर्शिता की नजर से देखा जाए तो भाजपा समरसता स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फर्क है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे समाज को सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, वो अच्छी चीज की बात कर देते हैं। तो दो एक ही पार्टी के दो शीर्ष नेताओं में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है। अब रही बात की भाजपा का मुसलमानों के प्रति प्रेम अब जाना, ये बात सही नहीं है। भाजपा का मुसलमानों के प्रति प्रेम शुरू से रहा है। अभी जुलाई में जब लोकसभा इलेक्शन को लेकर के इनके जो कार्यकारिणी में रिशफलिंग हुई थी, उसमें जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से तारिक साहब, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, एमएलसी पहले बनाया गया था, फिर उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और पिछले 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया, ऐसा नहीं कि इसी बार की बात हो। 2019 के चुनाव में भी 6 मुसलमानों को टिकट दिया, तो अलग बात है कि कोई भी मुसलमान भाजपा के टिकट पर जीत करके संसद तक नहीं पहुंचा। और पसमानदा समाज को लेकर के और सूफी समाज को लेकर के लगातार सम्मेलन है। ये अभी ऐसा नहीं कि लोकसभा इलेक्शन के पास आने पर ये हो रहा है। अभी जुलाई या जून के महीने में एक सर्वे भी कराया गया था कि जहां जहां पर अल्पसंख्यक का मामला कमजोर है वहां पर मुसलमानों को अप्रोच किया जाए, और जो मुसलमान भाजपा की नीति से प्रभावित हैं उनको भाजपा की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाए। ये भी भाजपा, तो कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य तो राजनीतिक है, लेकिन इस राजनीतिक उद्देश्य के चलते हुए भी अगर समाज में समरसता बैठ जाती है तो मैं कहूंगा कि एक्सेप्ट है और ये वेलकम सब पार्टियों को करनी। लेकिन भाजपा को अपने अन्य नेताओं को ये कहना पड़ेगा कि वो जो स्टेटमेंट देते हैं, जो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं इनके इरादों के प्रति, या जो डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं हिंदू और मुसलमान वाली भावनाओं को लेकर के, वो स्टेटमेंट इनको देना बंद करना पड़ेगा। जी, चले अलीमुल्ला खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलीमुल्ला जी, मेरा सवाल आपसे कि बीजेपी, अभी आप सुने, थोड़ा आप देर से जुड़े हैं तो खैर मैं आपको मुद्दा आपको पता है कि बीजेपी का जो स्नेह संवाद है और इसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी के इस स्नेह संवाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? खान साहब, आप अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिए। क्या मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही। खान साहब बोलिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ ये पूरी तरह से छपा है, ये पूरी तरह से छलावा है, एक सियासी बाजीगरी है। और हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि जो सियासत होनी चाहिए, मुद्दों की सियासत होनी चाहिए, नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए। मजहबी शनाख्त की बुनियाद पे लगातार हमले हो रहे हैं। ये अभी ये बात करते हैं मुसलमानों की। देखिए, जब किसी से जुड़ने की बात आती है तो वो चीज रवैये में नजर आती है। वो चीज आप देख रहे हैं कि कितनी इनके नेताओं के जो नफरती बयान है
संघ के जितने भी संगठन हैं, जितने भी झेली संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो बयानात हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के वाकयात हैं, उस पे किसी तरह का पॉलिटिकल, इनकी जो सियासी क़यादत है, उनको जो है ये इनको ताकत कहां से मिलती है? जाहिर सी बात तो वहीं से ताकत मिलती है। आपने बिल्किस बानो का पूरा वाकया आपके सामने है। बिल्किस बानो तो पसमादा समाज से थी, न सिर्फ जो है उनको उसको किया गया, बल्कि उनके जो मुजरिमीन थे उनके लोगों को तमाम तरह से हौसला अफजाई की गई, उनको नवाजा गया, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से एक छलावा है, एक सियासी बाजीगरी है, इसका हकीकत से कोई लेना देना है नहीं जी। तो आप देखिए, सच्चर कमेटी की सिफारिशात के बाद और यूपीए गवर्नमेंट में जो मुसलमानों के लिए जो स्कॉलरशिप और तमाम तरह की मौलाना आजाद फाउंडेशन की जो तमाम स्कीमें मुसलमानों की, जो जाहिर सी बात है कि बहैसियत कौम मुसलमान पूरी कौम पसमादा है, पिछड़ी है, तालीमी, सियासी, माशी लिहाज से। उसके अलावा मुसलमानों में जो जिन पसमादा समाज की बात कर रहे हैं, तो ये सारी पॉलिसीज उनके लिए थी, सब खत्म किया इन्होंने मौलाना आजाद फाउंडेशन की तमाम, जिससे जो है जाहिर सी बात है कि किसी पिछड़ेपन को किसी को रोकने का जो रास्ता होता है, वो इम्पावर करने का जो रास्ता होता है, वो तमाम जाती है, उसको इन्होंने निहायत ही तंग नजरी के साथ इन्होंने लागू खत्म किया। माइनॉरिटी का जो मिनिस्ट्री का जो बजट था उसको घटा करके कहां तक पहुंचाया, उन्होंने जो है 80% तक घटा दिया। तो इनकी नीयत और सारी चीजें पूरी तरह से वाज़ेह हैं। इनकी पूरी सियासत नफरत की सियासत है, और मुसलमानों के पसमादा जो हिंदू पसमादा समाज के लोग हैं, ओबीसीज के लोग हैं, उनके लिए कितने ईमानदार हैं, ये पहले तो इस पे जवाब देंगे। मुसलमानों के ताल्लुक से तो इनका नजरिया साफ है, सबको पता है, इनके बयानात मंच पे, ठीक है, कि गोली मारो सालों को, सारे तमाम तरह के जो खुलेआम, तो ये पूरी दुनिया चलिए ठीक है, ऐसा नहीं होता। रमाकांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। रमाकांत मिश्रा जी, ठीक है, ओके। सौरभ जी, मैंने सपा के मित्र को भी सुना और कांग्रेस के मित्र को भी सुना, ऐसे दूध के खुले हुए लग रहे हैं जैसे पता नहीं, जो कि भाजपा ने हर जगह नफरत फैलाई, और हमारे कांग्रेस के मित्र और सपा के मित्र ऐसे लग रहे हैं जैसे हर जगह इन्होंने प्रेम बांटा हो। अरे भाई, आप मंच की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को मर्डर करने तक की बात करते हैं। आप आप लोगों ने जिस तरह से एक माहौल बना करके रखा है 2014 के बाद, अरे कुर्सी छीन गई, सत्ता छीन गई, तो क्या ऐसे छटपटाएंगे? क्या आप लोग जो है जिस तरह से मंच पर आपके प्रवक्ता, आपके नेता श्राप तक देते हैं, कहते हैं जो भी भाजपा को वोट करेगा उसको हम श्राप देते हैं। एक चीज बताइए, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले आप लोग साथ लेते हैं। और जहां तक बात है नफरत की, आपको अनुराग ठाकुर जी के बयान याद है, तबेज सिंह के बयान को याद है, विद्रू जी के बयान को याद है, लेकिन अपने नेताओं के बयान जब आप देखेंगे, और आप समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ पर जो मित्र बैठे हुए हैं, अरे आप ही के नेता ने कहा था ना, जो कि अखिलेश भैया को मैंने बोल दिया है 6 महीने तक कोई पोस्टिंग और कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा जब तक पूरा हिसाब नहीं होगा। अरे आप लोग तो मंच से धमकाते हैं, और इस तरह की बातें यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे दूध के धुले हुए हैं। आप फराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए बातें। देखिए जी, देखिए सौरभ जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मंच से कोई भी गलत शब्द कहेगा जो संवैधानिक नहीं है, मैं उसको कंडेम करूंगा निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, फराज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कम शब्द में बोलिए। देखिए, मैं खाली एक चीज बोलना चाहता हूं कि मिश्रा जी, सौरभ जी अभी जो बात कर रहे थे कि एक प्रत्याशी के बारे में कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया था, इनको मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, ये इनके अलाई जो हैं एसबीएसपी के, उसके प्रत्याशी थे, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आज हैं। तो ये उन्होंने कहा था, सपा के किसी प्रत्याशी ने ये नहीं कहा था। तो इनके ही लोग जो हैं अनेक बयान है, चलिए ठीक है, ठीक है। अलीम खान साहब, आपसे कम शब्दों में फाइनल कमेंट। हाँ जी बोलिए, कम शब्दों जी। हाँ, पर सवाल कर जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो भाजपा के प्रवक्ता, देखिए, किसी मंच से खड़े होकर के
किसी सियासी लीडर के ताल्लुक से भी अगर जो है कोई अमर्यादित बात कही जाती है तो उसका न मैं सपोर्ट करता हूं, न कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, किसी लीडर के ताल्लुक से कोई बयान देना, किसी कम्युनिटी के खिलाफ पूरा जो है हेट मॉन्गरिंग करना, नफरत फैलाना, पूरी मुहिम चलाना और खेतों खलियानों से लेकर के सियासी ऐवानों तक तमाम जो है ठीक है, तरह के ठीक है दिलीप जी, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट। ठीक है दिलीप जी, बहुत कम शब्दों में, ठीक है आगे आपकी बात। दिलीप जी बॉम्ब लिंचिंग के जो वाकयात है उस पे ठीक है खान साहब आपकी बात है। दिलीप जी बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट, बहुत कम शब्दों में दिलीप जी। देखिए, इरादे सबके अच्छे हैं, लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो इरादों में थोड़ा सा मिश्रण कर देती है, और वो जो नफरती भाषण निकल के आता है वो उसी इरादों की वजह से। चले ठीक है, रमाकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिराज किदवई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने जाना कि अल्पसंख्यक संवाद पर एक बार फिर से फसाद शुरू हो गई, यानी कहीं न कहीं बीजेपी को विपक्ष जो है पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार।